अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, डायमेंशंस के। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, यानी हमने जो भी डायमेंशन अभी तक पढ़े उन सब के यूजेस कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो पहला यूज़ क्या है? पहला यूज़ है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यानी यूनिट्स को कन्वर्ट करना। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन का काम होता है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ठीक है। तो डायमेंशन कैसे हेल्प कर सकते हैं हमारा इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है। तो आपने मतलब छोटी क्लासेस में कर ही रखा है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, है ना, लाइक तुम्हें कन्वर्जन आती है पहले से ही। लेकिन डायमेंशंस कैसे हेल्प कर सकते हैं? डायमेंशन हमें तब हेल्प कर सकते हैं जब हमारी क्वांटिटीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, तब उस पॉइंट पे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हमारा साथ देता है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लूँ कि लाइक जैसे 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, तो आप बोलोगे 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहीं से आपने देखा कि अगर आपको यूनिट्स का कन्वर्जन करना होता है तो उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरे न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज हो रही है। 1000 में कन्वर्ट हो चुका है ना, यानी एक N1 और यहाँ पे N2 लिख सकता हूँ, और एक यूनिट दूसरी यूनिट में कन्वर्ट हो रही है, यानी U1 किस में चेंज हो गया, U2 में चेंज हो गया। यानी ये है आपका फॉर्मूला N1 U1 = N2 U2, ये है मेन फॉर्मूला, ठीक है। ये एग्जाम्पल मिटा रहे हैं, N1 U1 = N2 U2, यानी अल्टीमेटली आपको क्या निकालना होता है, N2, मतलब इतनी क्वांटिटी में उतना, मतलब जो भी क्वांटिटी चेंज कर रहे हो उसका नंबर क्या आएगा, है ना। तो अल्टीमेटली आपको क्या निकालना होता है, N2, यानी N2 की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितनी आएगी, वो आएगी N1 U1 अपॉन में U2, ठीक है। अब डायमेंशंस इसमें कैसे आएंगे? जो भी U1 और U2 होगा वो एक एक SI यूनिट होगी किसी चीज़ की, तो SI यूनिट का डायमेंशन भी होगा, यानी एक यूनिट का डायमेंशन भी तो होगा। तो डायमेंशनल क्वांटिटी में इसे कैसे चेंज कर सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ N1, यानी U1 को मैं किस क्वांटिटी में चेंज कर सकता हूँ, MLT क्वांटिटी में चेंज कर सकता हूँ, यानी M1 L1 T1, और U2 को क्या बोल सकता हूँ, M2 L2 T2, यानी M1 L1 T1, ऐसे ही M2 L2 T2, ठीक है। और इन सबको डिवाइड, है ना, ये डिवाइड का साइन है, ठीक है। सेम क्वांटिटी वाली टर्म सेम साथ में रख दी और इसके अंदर बॉक्स लगा दिया, क्योंकि डायमेंशन को किस में रखते हैं, क्लोज्ड बॉक्स में, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला। और साथ ही साथ एक और चीज़ याद रखना, जो भी लेफ्ट साइड में क्वांटिटीज़ हैं उसके ऊपर जो भी पावर्स हैं वो पावर यहाँ पे साथ साथ में लिखना है। जैसे M1 अपॉन M2 की पावर अल्फ़ा A, L2 अपॉन L2 की पावर हो गई B और T1 अपॉन T2 की पावर हो गई C, यानी मेन फार्मूला हो गया आपका ये N2 का निकालने का फार्मूला, ठीक है। यानी N2 निकालने का फार्मूला क्या हुआ, N2 निकालने का फार्मूला है N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L2 अपॉन L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C, ठीक है। ये है आपका फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसको ज़्यादा अच्छे से तभी समझ आ सकता है जब हम एक न्यूमेरिकल लें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं, तब ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो, आपको इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि आपको 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में चेंज कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो N2 आएगा वो N2 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था N2 = N1। N1 क्या है हमारा, ये है, ठीक है। U1 क्या है हमारा, ये है, ये वाली टर्म पूरी है U1, ये है यूनिट। N2 ये रहा जो निकालना है, और U1 है ये, ओके। तो N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C, ठीक है। तो ये है, ये अप्लाई करने वाले हैं और इसके थ्रू हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं N2 निकाल रहे हैं। N1 की वैल्यू कितनी है, तुम देखोगे N1 की वैल्यू है 1, तो 1 M1 यानी फर्स्ट यूनिट, मास कितना है, केजी में, है ना। M1 मतलब फर्स्ट, फर्स्ट वाली क्वांटिटी मतलब फर्स्ट वाली यूनिट्स चेक करनी है आपको। मास वाली क्वांटिटी कितनी है, केजी है, तो केजी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अपॉन में M2 है, तो अपॉन में
यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी है मास के टर्म में ग्राम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्राम, ठीक है। क्या इसके ऊपर कोई पावर है, केजी के ऊपर पावर है, कोई पावर नहीं है, मतलब 1। इसका मतलब ये था ABC का मतलब क्या है, यहाँ पे जो पावर्स होंगी वो ऊपर आएंगी, ओके। नेक्स्ट अगला है लेंथ L1/L2, तो L1 कितना है मीटर में है तो मीटर, अपॉन में L2 कितना है सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। क्या इसके ऊपर कोई पावर है, कोई पावर नहीं है, मतलब 1 पावर है, ठीक है। अगला है T1/T2, तो T1 सेकंड में है और T2 भी सेकंड में है और इसकी पावर कितनी है -2, तो यहाँ पे पावर -2 लगने वाली है, ओके। और एक और चीज़ याद रखना कि ये जो सिमिलर क्वांटिटी यहाँ पे बननी चाहिए, ठीक है, तब जाके आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अगर ये क्वांटिटी ऐसी नहीं है तो आपको पहले सेम क्वांटिटीज़ में बनाना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन हम देखेंगे अभी, ठीक है। फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका ये चीज़ रेडी हो चुका है, अब आगे देखते हैं। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, इसको चेंज कर दो, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं तो ग्राम, ठीक है। ग्राम को वैसे रखना है, क्यों, क्योंकि यूनिट से 1 यूनिट कट जाती है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ठीक है। वैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर अब ये कैंसिल हो जाएगा। आप नीचे वाली क्वांटिटी को मीटर में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन पॉइंट ये है कि क्यों मुश्किल बनाना है क्वेश्चन को, ठीक है। और सेकंड से सेकंड कट जाएगा, सेकंड से सेकंड ही कट गया, पावर तो -2 वो कटी जाएगी। तो तुम देखोगे हमारा आंसर आएगा 10⁻³ इंटू में 10⁻², आंसर कितना आ गया 10⁵, यानी N2 की वैल्यू आ जाएगी, N2 की वैल्यू आ गई 10⁵, ओके। तो आपने कन्वर्ट कर लिया, आपने क्या बताया 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर में 10⁵ ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ओके। तो ऐसे प्रोसीड करना है, बिल्कुल आराम से एक एक चीज़ देखते रहो और N2 आ जाएगा आपका, ठीक है, जिस भी क्वांटिटी में आपको कन्वर्ट करना है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं और अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया मेरा N1, ये हो गया U1 और ये हो गया मेरा N2, ये हो गया U2, ठीक है। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होंगे इसमें, तो ये फाइंड आउट करना है। तो सेम क्वेश्चन, पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, N2 का फॉर्मूला N2 = N1 M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B और T1/T2 की पावर C, ओके। ये हो गया। अब देख लेते हैं N1 की वैल्यू कितनी है 3, M1 और अपॉन M2, क्या यहाँ पे मास वाली टर्म्स है, केजी या ग्राम कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, मतलब ये पूरा का पूरा कोई क्वांटिटी है ही नहीं तो उसको हटा सकते हैं हम, यानी ये हो गया 3, इस क्वांटिटी को हटा दिया क्योंकि है ही नहीं। अब बचा L1/L2, क्या यहाँ पे L1 और L2 है, हाँ है। L1 कितना है मीटर में, तो मैंने लिख दिया मीटर, अपॉन में L2 कितना है किलोमीटर, तो किलोमीटर में, ठीक है। अब आ जाते हैं अगली क्वांटिटी पे, T1 और T2, T1 है सेकंड में तो सेकंड लिख दिया और T2 है आर में तो आर में लिख दिया और इसकी पावर -2, देखो यहाँ पे -2 यहाँ पे -2, तो होल की पावर क्या होने वाली है -2। अब इसको कन्वर्ट करोगे 3, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं वो भी चेंज कर सकते हो, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं 10⁻³ मीटर, ठीक है। या आप 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये भी चेंज कर सकते हो, मतलब ज़्यादा ईजी रहेगा, देखो है ना, मतलब ज़्यादा ईजी, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। तो मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, यानी 10⁻³ मीटर्स, ठीक है। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेकंड अपॉन में आर, 1 आर में कितने सेकंड होते हैं, 1 आर में 3600 सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स। अब सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा और इसकी पावर -2, ओके। इसकी पावर कितनी हो जाएगी -2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा 3 × 10⁻3, देखो ये 10⁻3 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो 10⁻³ मल्टीप्लाई में, और ये 3600 1/3600 का स्क्वायर है, तो जब इसको ऊपर लाओगे तो आंसर आएगा 3600 का स्क्वायर, ठीक है। और अब तुम्हारे सामने एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई है, बस इसको सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, और वो होगा तुम्हारा N2, ओके। तो ऐसे ही है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वांटिटी देखो, जैसे मैं अभी बोल रहा था कि अगर आपको यूनिट जैसा यहाँ पे है वैसी ही यूनिट यहाँ नहीं दिखी तो आपको क्या करना है, आपको उसे चेंज करके उसी यूनिट में लाना है। तो यहाँ पे तुम ध्यान दोगे तो यहाँ पे आ रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यहाँ पे देखोगे तो सेंटीमीटर क्यूब सेकंड स्क्वायर और ग्राम की पावर -1, मतलब ये दो यूनिट्स आपस में सेम नहीं दिख रही, मतलब जैसे किलो केजी पे -2 है तो वहाँ पे भी ग्राम पे -2 होना चाहिए था,
ठीक है, या सेकंड पे -2 है तो यहाँ पे भी सेकंड पे -2 होना चाहिए था, बट ऐसा कुछ तो यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो मुझे वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो मैं वही काम करता हूँ कि पहले लिख देता हूँ कि ये n1 है, ये u1 है, ठीक है, ये u1 है, ये n2 है और ये u2 है। ठीक है भाई, तो पहला काम क्या है कि मेरा काम ये होगा कि मैं आगे तब फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ जब मैं इस क्वांटिटी को उस क्वांटिटी की तरह बना लूँ। तो कैसे बनाऊंगा? तुम्हें केजी दिख रहा है, सही है, मीटर दिख रहा है, सही है, क्योंकि ये तो फंडामेंटल यूनिट्स हैं। न्यूटन इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, न्यूटन को पहले फंडामेंटल यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। तो न्यूटन इज अ, ठीक है, न्यूटन इज अ SI यूनिट ऑफ व्हाट, SI यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है ना, यानी फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है। मतलब उसको नॉर्मल फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं? तो फोर्स का फॉर्मूला होता था मास इनटू एक्सेलरेशन, याद है? तो मास इनटू एक्सेलरेशन यानी मास का जो भी आएगा, लाइक मास का SI यूनिट क्या होता है? kg। एक्सेलरेशन की SI यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1 न्यूटन में 1 kg पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं। 1 न्यूटन में 1 kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं। तो असल में आपको इस न्यूटन को पहले इस फॉर्मेट में चेंज करना था और फिर उसके साथ रखना था, तब जाके आपको वो वाली वैल्यू सेम दिखने वाली है। तो 1 न्यूटन में कितने kg मीटर, मतलब 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी अब मैं इस फॉर्मूले में ऐसा कर सकता हूँ, लाइक पहले फॉर्मूले में इसको अच्छे से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू में 1 न्यूटन है, तो न्यूटन में तो नहीं लिखना, मुझे लिखना है kg मीटर के टर्म्स में। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई में मीटर स्क्वायर और kg का पावर -2। ठीक है, तो अब तुम इसको ध्यान से देखोगे तो kg और kg की पावर -2, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका kg की पावर -1। ठीक है, और मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मीटर का क्यूब और सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ 6.67 इंटू 10 की पावर -11, यहाँ पे इक्वल टू में क्या था? डैश सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर ग्राम -1 इज इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड -2 ग्राम -1। ठीक है, अब kg मीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर। अब तुम ध्यान से देखो, kg की पावर -1, यहाँ पे देखो ग्राम की पावर -1, सेम हो गया। मीटर की पावर क्यूब सेंटीमीटर की पावर क्यूब, ये भी सेम हो गया। सेकेंड की पावर -2 और सेकेंड की पावर -2 अब सेम हो गया। अब तुम इसको नॉर्मली कर सकते हो। पहले तुम्हें इसलिए मुश्किल हुआ होगा कि आपको ये क्वांटिटी और वो क्वांटिटी सेम नहीं दिख रही थी। अब इजीली n1 u1 n2 u2 का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, n2 की वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि अब आपका नॉर्मल डायमेंशन और यूनिट्स में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन। ओके, तो आज हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है सेकंड कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप डायमेंशन का एप्लीकेशन एक और चीज़ में कर सकते हो कि आप चेक कर सकते हो कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली सही है या नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी इक्वेशन को आप जज कर सकते हो कि वो इक्वेशन सही है या नहीं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन के बेसिस पे आप बता सकते हो कि वो क्वांटिटी सही है या नहीं। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी LHS, लाइक जैसे भी आप चीज़ों को मैच करते हो, LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो LHS साइड के जो भी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, राइट हैंड साइड की इक्वेशन सॉल्व करने के बाद LHS और RHS का डायमेंशन अगर सेम आता है तो वो क्वांटिटी डायमेंशन के अकॉर्डिंग है, मतलब वो इक्वेशन डायमेंशन के हिसाब से करेक्ट है, आप ये लिख सकते हो उसे। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि हम कैसे चेक कर सकते हैं एक इक्वेशन को कि वो डायमेंशन के हिसाब से सही है या गलत है। तो v = u + 80 एक एग्जांपल है। तो v = u + 80, अब मेरे को ये चेक करना है कि ये इक्वेशन सही है कि नहीं डायमेंशन के अकॉर्डिंग। तो v मतलब फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1 is equals to इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इज आल्सो इन वेलोसिटी, तो LT-1 ये भी हो गया, प्लस में एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT-2 और टाइम का डायमेंशन है t। अगला स्टेप में इसे सॉल्व करते हैं, LT-1 और ये हो जाएगा प्लस में LT-1।
अब तुम देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी क्वांटिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि LT-1 ऐड होकर 2LT-1 दे देंगे, ये यहीं पे आपको छोड़ देना है। इससे क्या पता चल रहा है कि LHS में जो भी LT-1 आ रहा है वही RHS में LT-1 आ रहे हैं, यानी LHS की क्वांटिटी RHS के इक्वल है, मतलब इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, समझ गए? तो ये था एक एग्जाम्पल। ऐसी अगला इक्वेशन देख सकते हैं, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर की, ये भी इक्वेशन सही है कि नहीं है? तो S का मतलब लेंथ, L डिस्टेंस है ना, U यानी इनिशियल वेलोसिटी, LT-1 और टाइम मतलब T, हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, हमने अभी स्टडी किया था, प्लस में A, डायरेक्टली A का डायमेंशन लिख सकता हूँ, A मतलब एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT-2 और टाइम का स्क्वायर यानी T का स्क्वायर। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा L इज इक्वल्स टू L, देखो T और T कट जाएगा, T और T-1 कट जाएगा, यहाँ से T-2 T-2 कट जाएगा, इज इक्वल्स टू L, यानी LHS और RHS की क्वांटिटी सारी सेम आ रही है, LHS इज इक्वल्स टू RHS। यहाँ पे भी क्या लिख सकते हो, हेंस द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे v² - u² इक्वल टू 2s। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान दो, तुमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ी थी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी साफ साफ यहाँ पे प्रूफ होती हुई दिख रही है। देखो सेम क्वांटिटी वाले टर्म्स ऐड होते हैं और जो रिजल्ट आता है उसका भी डायमेंशन सेम आता है। देखो रिजल्ट में आपको साफ साफ पता चल रहा है। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि ये क्वेश्चन सही है कि नहीं है, मतलब ये इक्वेशन सही है कि नहीं है अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। तो v मतलब v² का मतलब हो गया आपका लाइक वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी LT-1 का स्क्वायर माइनस में LT-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन नहीं होता है एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT-2 और डिस्टेंस का डायमेंशन हो गया L। जब इसका स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा L2T-2, है ना, स्क्वायर करना है ना, तो और ये हो जाएगा आपका माइनस में L2T2 T-2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी देखोगे तो आंसर आ गया L2T-2, है ना, L स्क्वायर हो गया, है ना। तो यहाँ पे भी देखो सेम क्वांटिटीज आ रही है, सेम क्वांटिटीज सब्सट्रैक्ट हो रही हैं और रिजल्ट भी सेम आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, LHS RHS के इक्वल हो गया और इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। सेम फोर्थ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2 इज इक्वल्स टू मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1, इसका स्क्वायर अपॉन में r इज द रेडियस मतलब L, रेडियस मतलब एक तरीके की लेंथ हो गई। अब यहाँ पे देखोगे तो इसका आंसर आएगा, ये जब ऊपर जाएगा और स्क्वायर होके माइनस होगा तो आंसर आएगा MLT-2 और ये आ गया MLT-2। तो यहाँ पे देख रहे हो LHS की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, RHS के, यानी इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। तो ये थी आपकी सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, तो ये सेकंड एप्लीकेशन क्या यूज होता है कि आप चेक कर सकते हो कि कोई भी इक्वेशन सही है या नहीं, ठीक है। तो लास्ट पे आते हैं, लास्ट जो भी हमारा टॉपिक है उसका नाम है लास्ट क्या यूज है उसका एप्लीकेशन है कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी इक्वेशन को डेराइव कर सकते हो, यानी नए इक्वेशन को डेराइव करने का तरीका आप यहाँ से निकाल सकते हो, मतलब डायमेंशन की हेल्प से। तो क्या तरीका होता है, तो एक जनरल फॉर्मेट दे रखा होगा, जब भी आपको क्वेश्चन दे रखा होगा ऐसा, तो आपको एक जनरल फॉर्मेट दे रखा होगा कुछ इस तरीके का कि आपके पास कोई क्वांटिटी है, जैसे कि क्वांटिटी x है, वो क्वांटिटी डिपेंड कर रही है इन चीज़ों पे, इन फिजिकल क्वांटिटीज़ पे, जैसे A B C पे। जस्ट लाइक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि एक x क्वांटिटी है वो डिपेंड करेगी A पे, B पे, C पे। ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आएगा और आपको क्या करना है, उसका इक्वेशन डेराइव करना होगा। तो कैसे करोगे, तो अगर कोई चीज़ अलग अलग क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, जैसे x यहाँ पे डिपेंड कर रहा है A B C पे, जो अलाइनमेंट है वही अलाइनमेंट रखना है, यानी जो पहले A आ रहा है, B आ रहा है, C आ रहा है, वो वैसे ही रखना है। तो x डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड कर रहा है तो प्रोपोर्शनल साइन किस किस पे डिपेंड कर रहा है, A पे डिपेंड कर रहा है, B पे डिपेंड कर रहा है, C पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और कितना कितना डिपेंड कर रहा है ये नहीं पता, इसीलिए मैं इसकी पावर लगाऊंगा x y और z, यानी एक जनरल इक्वेशन आपको ऐसी बनानी है,
जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको कोई भी रिलेशन डेराइव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ इस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा होगा, आपको उस फॉर्म से पहले इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। क्या बोला, जो भी क्वांटिटी डिपेंड कर रही है उसका प्रोपोर्शनल करो जिन जिन क्वांटिटी के साथ वो प्रोपोर्शनल है, और सबसे पहले वही क्वांटिटी रखनी है जो पहले दे रखी है। ओके, तो चलो इसको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये बुक का ही एग्जाम्पल है। डेराइव दी रिलेशन, क्वेश्चन पूछा आपको रिलेशन डेराइव करना है ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का डेरिवेशन करना है इफ इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कुछ वैसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, मतलब मिलता जुलता पैटर्न हो गया ना, कि टाइम पीरियड किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। मतलब टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है आपको। तो टाइम पीरियड किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, तो प्रोपोर्शनल। किन किन, सबसे पहले क्या बोला उसने, मास, तो मास पे डिपेंड कर रहा है। अगला क्या बोला, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है तो एल। अगला क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से, तो जी पे डिपेंड कर रहा है। कितना कितना डिपेंड कर रहा है ये नहीं पता, और इसका फॉर्मूला डिराइव करना है, इसीलिए मैं इसको क्या लिख दूंगा, इसकी पावर एक्स, वाई और जेड। समझ आया। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में कर रहे हैं, अगला जो टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक में इसको कवर करते हैं, इसका बचा हुआ आंसर। तो ये टॉपिक, ये पैटर्न मिले तब जाके पहला पॉइंट ये होगा कि हमको इस पैटर्न में इसको बनाना है कि इस तरीके से पहले बन जाए। ठीक है, जो पहले आ रहा है वो पहले लिखना है। तो अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है। तो मान लो ये कांस्टेंट के है, एम एक्स एल वाई जी जेड। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल हटाया तो कांस्टेंट लग गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपके पास जो जो क्वांटिटी है उन सब के डायमेंशन आपको लिखने होंगे नेक्स्ट स्टेप में। जैसे कि t इक्वल्स टू के, तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को नहीं भी लिखूंगा फिलहाल के लिए, तो हटा सकता हूँ उसे, क्योंकि कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है, हमने अभी पढ़ा है। नेक्स्ट क्या है, मास की पावर x, तो मास का तो अपना डायमेंशन लिख दिया मैंने, m की पावर x देखो, और ये t है, सबके डायमेंशन लिखने स्टार्ट करने हैं। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, l, उसकी पावर कितनी है, y। अगला है g मतलब क्या, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई सी भी चीज़ है लेकिन नाम में क्या आ गया, एक्सेलरेशन, यानी वही एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, lt-2, और इसकी पावर क्या है, z। ठीक है, अगले स्टेप में इसको आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो जाएगा m की पावर x, l की पावर y, इसको लिख सकता हूँ l की पावर z और t की पावर -2z। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब जो सेम टर्म्स हैं उन सबको सॉल्व करना है। जैसे मास के अलावा कोई दूसरा टर्म नहीं है, तो मास की पावर x, लेंथ ये भी है, लेंथ ये भी है, सेम बेसिस होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो मैं इसको y + z लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और अब आ जाती है तीसरी क्वांटिटी t, तो t की पावर कितनी है, -2z। ठीक है, और यहीं पे सारी क्वांटिटीज खत्म, इसलिए ब्रैकेट बना दिया। जो भी बचे हैं सबके साथ ऐसे ही करना है। ठीक है, अब तुम देखोगे ये किसके इक्वल है, t के इक्वल है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे m और l है नहीं, यहाँ पे m l और l है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, m की पावर 0, l की पावर 0 भी तो लिख सकता हूँ, और ये t की पावर 1, कोई दिक्कत नहीं। जब आप इतना कर लोगे, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखो m l t और इसकी पावर, m l t और इसकी पावर, यानी ये बिल्कुल सेम फॉर्मेट में अरेंज हो चुका है। इसके बाद आपको मैथ्स लगानी है और आपको लिखना है, आपको क्या करना है, इनके पावर्स को कंपेयर करना है। क्या करना है, पावर्स को कंपेयर। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ अगले स्टेप में, ऑन कंपेयरिंग पावर्स को कंपेयर करना है। ठीक है, यानी पावर्स को कंपेयर कैसे करेंगे, देखो मास ये रहा, ये भी मास है, x, मास की पावर कितनी है x, तो x के सामने क्या दिख रहा है तुमको, 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है, नेक्स्ट y, l की पावर कितनी है, y + z, यहाँ पे l की पावर कितनी है, 0, यानी y + z की वैल्यू कितनी आएगी, y + z की वैल्यू आएगी 0। ठीक है, ये भी हो गया। थर्ड, -2z, t की पावर -2z और t की पावर कितनी है, 1, तो -2z की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -2z की वैल्यू होगी 1 के इक्वल। ठीक है, -2z की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1, यानी यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2, और z की वैल्यू आ गई तो y की भी वैल्यू आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/2, है ना। ये z यहाँ पुट करूँगा तो y आ जाएगा, यानी मेरे को z भी मिल गया
y भी मिल गया और x भी मिल गया, ठीक है। और ये जो आपने इक्वेशन बनाई थी, इस इक्वेशन को बना लो फर्स्ट इक्वेशन, और x, y और z की जो भी वैल्यूज़ आई हैं आपको किसके अंदर पुट करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। तो मैं आप पुट करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको यहीं पे पुट कर लेते हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो m t इज इक्वल्स टू कितना है, m की पावर x, m की पावर कितनी है 0। अगला क्या है l की पावर y, l की पावर कितनी है y, ठीक है। अच्छा रुको एक मिनट, इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन नहीं बनानी आपको, इस वाली को फर्स्ट इक्वेशन नहीं बनानी आपको, असल में इस वाली को फर्स्ट इक्वेशन बनानी है, ठीक है। ये इक्वेशन नहीं बनेगी, ये वाली इक्वेशन बनेगी, ओके। तो m की पावर x और यहाँ पे कांस्टेंट क्या था k, m की पावर x यानी m की पावर 0, m की पावर 0 हो गई, l की पावर y, l की पावर y मतलब l की पावर 1/2। अगला है g, g की पावर कितनी आई है z, z की वैल्यू है -1/2, यानी g की पावर कितनी होगी -1/2, ओके। तो अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो t इज इक्वल टू, m तो है ही नहीं, m की पावर 0 1 होता है, तो मैं इसको k लिख सकता हूँ। और पावर हाफ का मतलब कितना होता है, पावर हाफ का मतलब होता है रूट, तो l अपॉन g लिख सकता हूँ। जब ये g नीचे जाएगा तो पॉजिटिव का रूट हो जाएगा, तो l t इज इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ l/g आ जाएगा, ठीक है। अब ये डायमेंशन के अकॉर्डिंग आपने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, ठीक है। लेकिन यहीं पे एक लिमिटेशन है डायमेंशन की, जब हम पढ़ते हैं तो डायमेंशन की एक लिमिटेशन ये है कि डायमेंशन के अकॉर्डिंग तो वो आंसर बता देगा, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू जो आती है, जैसे कांस्टेंट, इस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, तो वो कांस्टेंट तो आएगा ही नहीं। तो असल में टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का पूरा फॉर्मूला आता है 2π अंडर रूट ऑफ l/g, 2π अंडर रूट ऑफ l/g, ये फॉर्मूला आता है आपके पास, ठीक है। सेम स्टेप्स वापस रिपीट करते हैं। पहले मुझको जो भी चीज़ डिपेंड कर रही है अदर क्वांटिटीज़ पे, उसको मेरे को ऐसे लेके आना है, फिर उसको इक्वल टू करके कांस्टेंट बना के फर्स्ट इक्वेशन बनानी है, फिर उसके बाद सबके डायमेंशन सॉल्व करके सबको एक साथ लेके आना है। अगले स्टेप में मेरे को पावर कंपेयर करके जो भी पावर्स आई हैं उसको फर्स्ट इक्वेशन में वापस पुट करना है। तो इन स्टेप्स के तरह आपको आगे प्रोसीड करना है, ओके। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी, फोर्स और टाइम को हमने चूज कर रखा है एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी, फोर्स और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। यानी एनर्जी को अगर मैं E से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेट सपोज मैं E को एनर्जी कह रहा हूँ, तो वो किन किन चीज़ों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो है वेलोसिटी पे, क्योंकि वेलोसिटी सबसे पहले आया, फिर फोर्स पे, तो फोर्स पे, फिर टाइम पे, तो टी बाद में आ गया, ठीक है। यानी इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, तो इसकी पावर x, इसकी पावर y, इसकी पावर z, ये कर दूंगा, और इसके बाद सेम चीज़ वहाँ पे जो प्रोसीड किया था। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा कि मैं क्या लिखूंगा, इन सबके डायमेंशंस, तो E, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा कि मैं इसका पहले इक्वल टू लिख दूं, इक्वल टू इक्वल्स टू v इक्वल्स टू v की पावर x, f की पावर y और t की पावर z, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा कि मैं इसके डायमेंशंस लिख लूँ, तो E इक्वल्स टू k LT-1 की पावर x, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2 की पावर y और टाइम का मतलब t की पावर z, ओके। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, सारे के सारे सेम टर्म्स वालों को एक साथ रख दूंगा। तो m सबसे पहले ढूंढते हैं, m ये रहा, m की पावर कितनी हो जाएगी y, तो m की पावर y। अब l वाले टर्म, l की पावर x, l की पावर y, और दूसरा l है नहीं तो l की पावर x प्लस y, एक साथ लिख रहे हैं हम। अब t की बारी, t की पावर -x, t की पावर -2y और t की पावर प्लस का z, मतलब कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। और यहाँ पे एनर्जी है, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या आता है, mL2T-2। अब तुम्हारे पास ये इक्वेशन रेडी हो चुकी है। इक्वेशन रेडी होने के बाद आप क्या करते हो, कंपेयर दी पावर्स, ठीक है। अगला स्टेप क्या होता है, कंपेयर दी पावर्स, यानी ऑन कंपेयरिंग पावर्स, आपको पावर्स कंपेयर करने के बाद क्या मिल जाएगा, x, y और z। यानी मैं यहाँ पे पावर्स की कंपेयर कर देता हूँ कि m की पावर y और यहाँ पे m की पावर कितनी है 1, यानी y की वैल्यू कितनी है 1, ओके। y की वैल्यू कितनी आ रही है 1। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका l, तो l
x प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 2, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2, l को l से कंपेयर कर दिया, x प्लस वाई की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, है ना। अरे x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा ना, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब बच्चा सिर्फ z वाली इक्वेशन यानी ये वाली इक्वेशन, तो इसमें देख लेते हैं माइनस एक्स माइनस 2y प्लस का z इज इक्वल टू कितना आएगा ये -2 के इक्वल। अब तुम्हें x भी पता है y भी पता है, वैल्यू पुट कर देते हैं -1 -2 है ना, 1 इंटू 2 हो जाएगा प्लस का z इज इक्वल टू -2 माइनस माइनस प्लस यानी -3 वहाँ जाएगा प्लस का 3 और 3 - 1 यानी z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यानी x की भी वैल्यू 1 आ गई, y की भी वैल्यू 1 आ गई और z की भी वैल्यू 1 आ गई। और ये आपका क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन। फिर अल्टीमेटली क्या करते हैं, पुट ऑल x y एंड z इन फर्स्ट, यानी फर्स्ट इक्वेशन में x y z की वैल्यू पुट कर देंगे तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी v f t, हो गया, यही फॉर्मूला है। ठीक है, हमारा रिलेशन आ चुका है और कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता। ओके, तो फाइनली डायमेंशन के सारे कॉन्सेप्ट खत्म होते हुए इस वाले लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में आगे जो भी क्वांटिटीज़ हैं जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स और एरर्स वो सब हम डील करेंगे। ओके।